तो गाइस वेलकम बैक। वसीम भाई, अब केकेआर ही एकमात्र ऐसी टीम है जो 6 मैचों में एक भी मैच नहीं जीती आईपीएल का। तो क्या अब रहाणे को मिडवे सैक करके, मैं जानता हूँ आपको थोड़ा सा इसमें बुरा लगेगा क्योंकि आपकी टीम मिड रहे हैं, अब दे हैव टू थिंक अबाउट समवन एल्स बिकॉज दिस टीम इज लुकिंग क्लूलेस, होपलेस। क्या बोलोगे आप? केकेआर भले ही एंड तक स्ट्रेच कर लिया मैच, बट आई थिंक दे शुड लुक फॉर द फ्यूचर, बोल सकते हैं। आई डोंट नो वो जो बात आप बोल रहे हो कि अजिंक्य को सैक करने वाली वो कितनी रियलिस्टिक है। आई डोंट नो कितना डेस्परेट स्टेप उठाते हुए तो मुझे नहीं लगता है। इससे बुरे भी सीजन गए हैं केकेआर इससे पहले। नहीं सत्यम भाई, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि केकेआर जानी जाती है मिडवे सैक कर चुकी है अपने कैप्टन को, लाइक डीके। इफ यू रिमेंबर, दिनेश कार्तिक को बीच सीजन में सैक किया था इन लोगों ने, 21 में वे बैक, याद है आपको? केकेआर कर चुकी है पहले। गांगुली भी आई थिंक बीच में हुए हैं मिड सीजन, तो दे आर नोन फॉर इट। नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो करेंगे ऐसे। पहली बात तो ये है क्योंकि सिर्फ रहाणे से प्रॉब्लम नहीं है, कलेक्टिवली टीम अच्छी नहीं खेल रही है, सिलेक्शंस के इशू है, ओपनिंग कॉम्बिनेशन बार बार चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज भी चेंज किया उन्होंने, वापस से नारायण को पीछे कर दिया, टीम सैफर्ड को खिलाया, फिन एलन अवेलेबल नहीं थे। एक पॉजिटिव ये था कि कैमरून ग्रीन बहुत बढ़िया फॉर्म में नज़र आए, तो ये एक थोड़ी सी अच्छी चीज़ है। बट रिंकू सिंह जिस तरह से आउट हुए, जिस तरह से रमनदीप आउट हुए, आप देख रहे हो कि सामने कैमरून ग्रीन इतनी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं और आपको 5 ओवर पड़े हुए हैं। तो रिंकू सिंह, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या चल रहा है दिमाग में कि इतना आप दूसरी गेंद पर इतना बड़ा शॉट मार के आउट हो जाते हो। उसके बाद रमनदीप भी 1-2 शॉट अच्छे लगाते हैं, फिर आउट हो जाते हैं। आपको पता है आपके तेल में वो दम नहीं है, वो खेल नहीं पाएंगे आपके बाद। तो थोड़ा मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की, पता है कि ये थोड़ा सा चेजिंग ग्राउंड है, यहाँ पे ड्यू भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ थोड़ी मुझे समझ नहीं आई कि केकेआर जिस तरह से खेल रही है, ऐसे लगता है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम चेज नहीं कर पाएंगे। शायद उसी वजह से आज बल्लेबाजी की। बट वो आप उनकी बॉलिंग भी अगर देखो तो वो बॉलिंग भी ऐसी नहीं है कि वो रन्स डिफेंड कर जाए। हालांकि लास्ट ओवर तक मैच चला गया, वो बात और है। बट ऐसे लग रहा है कि वो मैच में उतर रही है, वो जीत की सोच के नहीं उतर रही है। कहीं ना कहीं वो अप्रोच बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग लग रहा है और कलेक्टिवली फेलियर है। तो अजिंक्य को सिर्फ पिन पॉइंट करना है कि अजिंक्य की कप्तानी, बट कुछ डिसीजंस मतलब मेरे समझ के बाहर है कि जिस तरह से वो डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो ओवरऑल बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग सीजन है। चलिए रहाणे को छोड़ देते हैं, अभिषेक नायर की बात करते हैं। किसी ना किसी को सैक तो आज कराएंगे रात में। मैं एजेंडा लेके बैठा हुआ हूँ भाई। अभिषेक नायर ने जहां जहां कोचिंग करी है, वो टीम लास्ट आई है टेबल में। पहले उन्होंने वुमेन्स प्रीमियर लीग करा, लास्ट आई वहां टीम। और उन्होंने 2022 में सीपीएल में इसी टीम को, लाइक इसी का जो सब फ्रेंचाइज है उनको करा, वहां भी लास्ट आई। यहाँ भी लास्ट आने, अभी लास्ट है और आगे लग रहा है लास्ट ही रहेंगे। तो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असिस्टेंट कोच के रूप में ठीक हैं, पर उनको अगर हेड कोच की पोजीशन मिल जाए, दे माइट बी नॉट गुड इनफ। अभिषेक नायर की स्ट्रेंज लग रही है कुछ कुछ सिलेक्शन, क्या बोलते हैं उन पे आप? जी बिल्कुल। आई मीन उनका अगर जो स्मॉल सैंपल साइज स्मॉल है कि विमेंस प्रीमियर लीग और जो सीपीएल की आपने बात की इस साल, आईपीएल की अगर हम बात करें तो बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है विदाउट अ डाउट। एज एन असिस्टेंट कोच जब वो थे गंभीर के अंडर, गंभीर हालांकि मेंटोर थे, बट पता था कि सारे डिसीजंस तो वही ले रहे हैं। चाहे वो ऑक्शन की बात हो या फिर टीम चलाने की बात हो या टीम के डिसीजन, वो सारा गंभीर का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। तो बिल्कुल कुछ हद तक मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ क्योंकि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट बड़ा टफ एनवायरनमेंट होता है। यहाँ पे अगर चीज़ें सही नहीं गई तो यू कुड फील द प्रेशर, और पता चलता है कि प्रेशर पता चल रहा है। आपने WPL की बात की, वहाँ पर भी उनकी टीम आखिरी फिनिश की लास्ट। अभी केकेआर भी आखिरी टेबल पे अभी आखिरी है और चीज़ें बेहतर होती हुई दिख नहीं रही है। तो बिल्कुल आई मीन क्रेडेंशियल्स की अगर बात करें तो बिल्कुल ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है क्योंकि
जब आप हेड कोच बन जाते हो ना, मैंने आपको कहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है, और ये आईपीएल बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, इसमें स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। यू नो, ओनर्स की नज़र आपसे होती है, ओनर्स को आपसे बात करनी होती है, 25 प्लेयर्स को आपको यू नो अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रखना है, प्रैक्टिस ऑर्गेनाइज करनी है, यू नो सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करना है, कॉम्बिनेशन बेस्ट बनानी है। ऑक्शन, ऑब्वियसली ऑक्शन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ऑक्शन में जाते हो बहुत स्ट्रेटजीज लेके। तो इस बार उनके साथ हुआ है कि कुछ प्लेयर्स यू नो उन्होंने सिलेक्ट किए, वो अवेलेबल नहीं हुए, फिर मुस्तफ़िज़ को उन्होंने पिक किया, वो कुछ वजह से वो बाहर हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें यू नो उल्टी सीधी भी हुई। बट विदाउट अ डाउट यू नो आईपीएल में जब आप कोच बनकर जाते हो, हेड कोच बनकर जाते हो, तो बहुत स्ट्रेसफुल काम है, और ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। जब चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती है सौरभ, तो बहुत बहुत मुश्किल है कि एटमॉस्फेयर बड़ा ही नेगेटिव सा हो जाता है। और आप देख सकते हो कि कोलकाता का अगर आप डगआउट देखो या कोलकाता के आप प्लेयर्स देखो, तो पता चलता है कि बहुत स्ट्रेस में है, बहुत यू नो प्रेशर उनके चेहरे पे दिखाई देता है। तो उनको लाइक जो एनवायरनमेंट है ऑब्वियसली वहां भी कुछ दिक्कत नजर आ रही है। वैसे मैं कोचिंग पे ही आई वांट टू आस्क अ सप्लीमेंट क्वेश्चन यहीं से। आप पंजाब किंग्स का जब पार्ट थे तो हेड कोच थे अनिल कुंबले, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियाज एवर प्रोड्यूस एज अ क्रिकेटर, लेकिन उनका टेन्योर अच्छा नहीं रहा पंजाब किंग्स के लिए। लगता था कि जीत जाएंगे, फिर सडनली ऐसे काफी क्लोज मैचेस हार गए और सीजन बुरे हो गए। फिर कभी पंजाब किंग्स ने मुड़ के नहीं देखा, टू बी ऑनेस्ट, अनिल कुंबले की तरफ। और अब अनिल कुंबले ऑब्वियसली कोचिंग से लग रहा है थोड़ा सा उन्होंने दूरी भी बना लिया, अब ब्रॉडकास्टिंग वगैरह में चले गए हैं। हाउ वाज अनिल कुंबले एज अ कोच? क्योंकि वो इंडिया की कोच रहे, सक्सेसफुल था वो पीरियड, लेकिन जैसे वो एंड हुआ, कोहली वाला इशू हुआ उनके साथ, तो अनिल कुंबले के बारे में मुझे जानना है कि हाउ वाज ही एज अ कोच जब पंजाब आप असिस्टेंट बैटिंग कोच थे जब पीबीजीएस में, पंजाब किंग्स में। नहीं, अच्छे कोच थे। यू नो टीम देखो आपने, उन्होंने बहुत बढ़िया बनाई थी। अगर आप देखो उस तो अच्छी डिमांड थी। लाने वाले वो थे, रवि बिश्नोई को लाने वाले वो थे, यू नो सिमरन बाइकिंग थे, हाँ, सिमरन बैक किया था उनको। बहुत सारे प्लेयर्स को उन्होंने बैक किया, और वो सक्सेसफुल भी हुए। और जो 2 सीजन में उनके अंडर था, वो एक मैच से हम रह गए थे प्लेऑफ्स में आना, उस तरह 7 मैच हमने जीते थे। और 3-4 इतने क्लोज मैचेस हमने हारे थे कि जो मतलब ऑन एनी गिवन थे हम, बिल्कुल वो मैचेस आराम से जीतने चाहिए थे। आई मीन गलती हमारी है ऑब्वियसली, बट 3-4 मैचेस ऐसे थे जो हमने बिल्कुल आसानी से जीतने चाहिए थे, तो हम क्वालिफाई किया। लिटरली हम लोग 2nd या 3rd पोजीशन पे फिनिश करते। और हमने बड़ी बड़ी टीमों को हराया था। आई मीन मुंबई इंडियंस को हराया था, चेन्नई को हराया था, केकेआर को हराया था। तो आई मीन यू नो एज अ स्टाफ तो मैं कहूँगा कि यू नो ही वाज गुड। बट अगेन मैं वही कहूँगा कि जब चीज़ें अच्छी नहीं जा रही होती है, तो देन यू फील द प्रेशर। और वो चाहे अनिल कुंबले हो, चाहे कोई दूसरे कोचेज हो, क्योंकि मैंने कहा ना कि इतने स्टेक्स हाई होते हैं। कुछ प्लेयर्स तो आप बड़े पैसों में खरीदते हो, अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो ओनर्स की बातें करने लगते हैं, और फिर आपके यू नो डिसीजंस को क्वेश्चन किया जाता है। तो बहुत ही मतलब ऑब्वियसली रिजल्ट ओरिएंटेड टूर्नामेंट है। अगर रिजल्ट अच्छा है होकर तो सब कुछ ठीक है, रिजल्ट अगर अच्छा नहीं हुआ तो आपकी नीयत कोई नहीं देखता, यू नो दे विल ऑलवेज क्रिटिसाइज यू। तो आई मीन उन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ रहते हुए ट्रॉफी जीती है, तो एज अ यू नो कोच आप उनकी क्रेडेंशियल्स को क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, इतने अच्छे प्लेयर है। तो यू नो और बहुत सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन भी रह चुके हैं। बिल्कुल हो, यू नो जो 2 साल में था, ऑफकोर्स यू नो बड़ा अच्छा मजा आया था उनके साथ काम करके। मैं इनफैक्ट ये क्वेश्चन मैंने आपसे मालूम क्यों पूछा, और उसका मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि आप उसका भी आंसर कर दें। क्योंकि जो पब्लिक परसेप्शन है, वो 1 साल जब कोच थे हिंदुस्तान के, हर जगह मीडिया में आया, प्लेयर्स ने बात लीक करी कि ही वाज अ हार्ड टास्क मास्टर, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करा दे, थोड़ी हिटलरबाजी टाइप कर रहे थे जो कोहली वगैरह को पसंद नहीं थी। टीम के सीनियर्स ने उनकी शिकायत करी थी। तो इन 2 सालों में पंजाब किंग्स को वो कैसे हैंडल कर रहे थे, ये परसेप्शन आज मिटाना चाहता हूं मैं। कुंबले का जो परसेप्शन है कोचिंग के रूप में, कोच के रूप में। नहीं, वैसे तो कोई इशू नहीं थे। हम कोविड वाले साल में थे सौरभ, तो 2020 एंड 2021 वो 2 साल मैं था टीम के साथ। तो पहली बात तो कोविड के पीरियड में बहुत क्रिकेट नहीं हुई थी, और उस साल जो आईपीएल हुई थी वो अक्टूबर में हुई थी, इफ यू रिमेम्बर।
वो जो अप्रैल मई में होती है उस वक्त नहीं हुई थी। ना तो हर टीम तकरीबन मेरे ख्याल से एक आध महीना पहले ट्रैवल की थी दुबई, और वहाँ जाके फिर ट्रेनिंग कर रही थी, और लिटरली ग्राउंड से होटल, होटल से ग्राउंड सिर्फ इतना ही वो था, क्योंकि सब बाय बबल में थे। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत इजी गोइंग थे। बट हाँ, एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन, एज ए कैप्टन तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि एज ए कैप्टन भी वो ठीक ठाक ही थे, बट एज ए प्लेयर ऑब्वियसली बड़े हाई स्टैंडर्ड्स वो सेट करते थे जब वो करते थे। तो ही यूज्ड टू बी हार्श नॉट हार्श, बट हमेशा हो जाए, मिसफील्ड हो जाए, या आजू बाजू से कैच चला जाए, बट ऐसा नहीं था कि वो दिमाग में ले के चलते थे। जब वो बॉलिंग करते थे तो ऑब्वियसली दिमाग गर्म रहता है, विकेट निकालने होते, बट अदर देन दैट आई थॉट ही वाज ऑलवेज बीन अ जेंटलमैन। सीरियसली तो सारे ही प्लेयर्स मैं कहूँगा, तो बिकॉज ही केप्ट सच हाई स्टैंडर्ड, तो वो खुद भी एक्सपेक्ट करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि जब आप कोच बनते हो तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गलतियां तो हर एक से होती है, कोई परफेक्ट कोच नहीं है, कोई परफेक्ट प्लेयर, कोई परफेक्ट कैप्टन नहीं है, कुछ प्लसेस है, कुछ माइनसेस है, एंड आई थिंक एज यू डू दिस जॉब फॉर लॉन्गर पीरियड, आई थिंक यू अंडरस्टैंड, ये चीज़ तो मैं भी सीख रहा हूँ कि जैसे जितने आप काम करते हो, क्योंकि पुराने वक्त के जो प्लेयर थे उनका माइंडसेट अलग है, आजकल के प्लेयर उनका माइंडसेट अलग है। आज पैसा इतना आ गया प्लेयर्स के पास में, तो माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो गया है, अप्रोच चेंज हो गया है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ यू स्पीक टू टुडेज जनरेशन। आई थिंक ये चैलेंजेस होते हैं, और ये आप जैसे जैसे काम करते रहते हो, आई थिंक यू लर्न अलोंग द वे। तो ऑब्वियसली उन्होंने भी कुछ ना कुछ गलतियां की होंगी, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आदमी से गलती नहीं होती, बट ही मस्ट हैव रियलाइज्ड, बट दे बोथ हैव मूव्ड ऑन। उस वक्त कोहली लगा होगा, बट अगर आप देखो उस टाइम में तो टीम ने तो बहुत बढ़िया अच्छा करा था, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट के कुछ इश्यू थे, बट हाँ कुछ इश्यू हुए होंगे जो मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। एग्जैक्टली तो ये तो खाली लोग परसेप्शन देते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ओनली दोज टू पीपल्स कैन टेल अस, बट आई थॉट बिकॉज ही ऑब्वियसली वांट्स टू विन, और उस वक्त अलग ही कमिटमेंट था ये एटीट्यूड ऐसे होता है, तो देन ऑब्वियसली आप उस तरह से बात करते हो, एंड यू वांट द प्लेयर्स टू बाय इनटू योर वे ऑफ। यस यस। तो फिर एक जो वर्ड उस जमाने का ट्रेंड हुआ था 17 में, अनटेनेबल रिलेशनशिप बिटवीन कोहली एंड कुंबले, लेकिन कमिटमेंट में शायद ही कोई ऐसा प्लेयर आया हो हिंदुस्तान ने जो रिप्रेजेंट किया हो। तो इनफैक्ट एक बड़ा उनका कमाल का किस्सा है, वसीम भाई, उस टेस्ट मैच में आप थे जिसमें उनका जबड़ा टूटा था? जी बिल्कुल बिल्कुल था। आप उसमें थे ना, यू वर प्लेइंग दैट मैच, राइट? तो इनफैक्ट आपके जो 12th मैन थे दिनेश मोगिया जी, तो उन्होंने बड़ी कमाल के बताई, कह रहे मैं तो भाई 12th मैन था और मैं अपनी जेबों में पेन किलर लिए घूमता था उनके लिए। उन्होंने बोला था मैं तो खेलूंगा। ये उसकी कुछ कहानी बताएंगे? उस आप तो उस मैच में थे, हल्की से कुछ बता सकते, शेयर कर सकते जब जबड़ा टूटा था अनिल कुंबले का? क्या कमिटमेंट था, वो आइकॉनिक इमेज है, लारा को आके आउट भी करते हैं, थोड़ा शेयर करिए, फिर इस मैच पे वापस आते हैं। नहीं बिल्कुल, बैटिंग करते हुए उनको बॉल लगी थी, आई थिंक सेकंड न्यू बॉल, बॉबल डिलन था ना, आई थिंक डिलन था, हाँ, तो सेकंड न्यू बॉल ड्यू था, और शायद उस टाइम पे उनको बॉल लगी थी, देन ही हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल। फिर वो जॉ ब्रेक हुआ, ये पता चला, और फिर उसके बाद वो आए, एंड आई थिंक ही हैड टू, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि भैया उनको वापस जाना होगा, उनको सर्जरी करानी हो गई, एंड ही हैड टू लीव द अदर, मतलब सेकेंड डे की इवनिंग में। सो ही सेड कि अगर सेकेंड डे इवनिंग है तो आप आई वुड कम एंड बोल। तो आई थिंक उन्होंने फिर वो टेप लगाई वैसे, पेन से मतलब हाँ पेन नहीं हो, और ही कुड सस्टेन द पेन, तो जॉ को वैसे उन्होंने वो रैप किया था, एंड देन ही केम एंड बोल्ड। आई थिंक मेरे ख्याल से 12-13 ओवर शायद डाले थे, ब्रायन लारा को आउट किया जी, एंड अगेन वही एग्रेशन में उन्होंने बॉलिंग की थी, एंड ही न्यू के 12-13 ओवर से ज़्यादा वो डाल नहीं सकते, और उनको नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनको फ्लाइट पकड़नी थी, वापस आके सर्जरी करानी थी, बट he still didn't wanted to sit in the dressing room. He still wanted to come and play his part as best as he can, कि अगर उतने टाइम में भी अगर मैं 2-3 विकेट निकाल दूँ तो हो सकता है टेस्ट मैच थोड़ा ओपन हो जाए,
तो फैंटास्टिक, आई मीन यू नो ये तो रोल मॉडल है अनिल भाई। और बहुत सारे जो प्लेयर्स उस जनरेशन में थे, तो ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेट एंड डिटर्मिनेशन इन स्पाइट ऑफ यू नो व्हाट ही वेंट थ्रू, और जो पेन बैरियर था वाज एब्सोल्युटली, हमें मेरे हिसाब से तो इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर्स यू नो अनिल कुंबले हैं, विदाउट अ डाउट। इनफैक्ट वन ऑफ माई मतलब फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरीज में से एक है, जब वो आते हैं लगा के तो वो हमेशा इम्प्रेशन जो उन पे ऐसा रह गया, तो इसलिए उनके साथ खुद माप, अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ करी भी है, उन्होंने स्ट्रिक्ट अगर वो रहे भी हैं 17 में तो फिर से। और इनफैक्ट फील्डिंग को लेके जो आप बोल रहे हो ना वसीम भाई, फील्डिंग को लेके मैंने काफ़ी लोगों से बात करी है आपके टीममेट से। एक्चुअली सबका ये कहना था कि अगर अनिल भाई की बॉलिंग पे हल्की सी बॉल दूर से निकल गई, और वो बहुत दूर भी है, 10 मीटर दूर भी है, तो ही विल शाउट कि क्या कर रहे हो, लेकिन इट वाज इन द ऑन द फील्ड फॉर द कंट्री, ऑब्वियसली उनके बॉलिंग स्पेल में वो नहीं चाहते थे। चलिए मैच पे आते हैं। केकेआर वसीम भाई एज अ कलेक्टिव यूनिट फेल हुई है बैटिंग में, हमने लगातार देखा है, बट कैमरून ग्रीन ने आज कमाल की बैटिंग करी, लेकिन डोंट यू थिंक आखिरी 3-4 ओवर में बेचारे को स्ट्राइक ही नहीं मिली भी थोड़ा बहुत, चला नहीं पाया बैट, तो आई थिंक और बेटर रन बन सकते थे, मतलब कम से कम ये पे 220 की तो थी, कितने रन बनने चाहिए यहाँ पर? नहीं भी 210-20 रन तो मेरे हिसाब से बनने चाहिए थे, क्योंकि ऐसे कुछ लग नहीं रहा था। हालांकि थोड़ा सा ग्रीन विकेट था, इसीलिए मैं सरप्राइज था कि मतलब तौजीद की बल्लेबाजी क्यों की अजिंक्य ने। क्योंकि ड्यू भी ऐसा लग रहा था शाम में बॉल पहुंचते हुए नजर आए सेकेंड इनिंग में, तो ड्यू का फैक्टर भी था, और विकेट जनरली बेटर हो जाती है जब ड्यू आती है। तो आई डोंट नो, उनको अपनी बैटिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है शायद उसी रीज़न से। और फिर आपने बैटिंग भी इस अप्रोच से की कि आप उस नंबर तक पहुंच नहीं पाए, उस टारगेट तक पहुंच नहीं पाए। रिंकू सिंह हैज़ बिन डिसअपॉइंटिंग मेरे हिसाब से, तो कि जैसे यू नो करंट इंडिया प्लेयर है, वर्ल्ड कप विनर है, और उनको पता है कि इतने लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो और उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो 5-6 नंबर पे। तो आई डोंट नो इस तरह से इस क्या हुआ? IPL बहुत ठंडा IPL जा रहा है, एंड ही हैड अ पार्ट टू प्ले। अगर KKR को अच्छा खेलना है तो ही हैज़ टू आल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप न्यू कमर तो कहोगे नहीं उनको। तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड विथ रिंकू सिंह के दूसरे बॉल पे ऐसा शॉट खेल दिया। फिर रमनदीप सिंह भी अगर वो खेल जाते थोड़ा सा 19-20 ओवर तक, तो आई थिंक दे वुड हैव गॉट 210-215 which would have been a competitive score. अब आते हैं रिप्लाई पे लाइक जीटी के, और आज लग रहा था शुभमन गिल आए हैं बॉस, वो कितना भी बोले प्रूव करने नहीं आए। 170 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी, और सिंगल हैंडली दिखाया जाए तो मैच उन्होंने फिनिश कर दिया था, खत्म। जैसी बैटिंग करी शुभमन गिल ने, आज इंप्रेस हुए आप उनके स्ट्रोक प्ले से? क्लास तो है ऑब्वियसली, लेकिन कुछ देखा नहीं, बढ़िया खेले, बहुत बढ़िया खेले आज। यू नो वो खेलते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसी इनिंग नहीं खेलते। हाँ खेली है, राइट। तो यू नो ही इज गेटिंग द हैंग ऑफ इट। वो हमको समझ में आता है कि पूरा दिमाग में तो वो चल रहा है कि ही वांट्स टू मेक अ कमबैक। एब्सोल्युटली। यू नो वो भी उस क्यू में बने हुए हैं कि थोड़ा कोई ऊपर नीचे कोई करता है तो उनका नाम तो रहने ही वाला है। तो बहुत बढ़िया इनिंग खेली। यू नो यू कुड सी कि वो शॉट्स नज़र आ रहे हैं कि थोड़ा भी कोई आगे डालता है तो सामने छक्का मार रहा है, स्पिनर को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारा। तो यू नो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी। आई मीन ही डिजर्व्ड 100, और शायद वो 100 करके जिताते, वुड हैव बीन फिटिंग। बट एक तरह से उनकी हिटिंग की वजह से ही आज गुजरात मैच जीता है। तो ब्रिलियंट बैटिंग बाय शुभमन। इनफैक्ट मैंने आपसे आईपीएल स्टार्ट होने से पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया का अगला लाइक जो बेटन पास होता है 3 फॉर्मेट प्लेयर का, विराट कोहली के बाद कौन होगा? मैंने आपको ऑप्शन दिए थे, आपने आई थिंक यशस्वी जायसवाल को चूज किया था। ये लड़का तीनों फॉर्मेट का है। शुभमन गिल की आज की इनिंग देखी, डू यू थिंक शुभमन गिल भी उस कैटेगरी में इवेंचुअली लैंड अप करेंगे? ही विल बी अवर 3 फॉर्मेट प्लेयर। और इस लिस्ट में और कौन किसी को ऐड करना चाहते हो तो अभी बता दीजिए। इंडिया के 3 फॉर्मेट प्लेयर सुपरस्टार्स जो तीनों में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे बैटिंग में, तो देख रहे हो। आई थिंक ये दोनों तो है, शुभमन और यशस्वी तो है। और किसी को ऐड करना चाहते हो? पाटीदार की हमने बात की, रजत पाटीदार, हालांकि लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि अभी तक उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को प्रूव नहीं किया है। मैं उनको मौका दिया है, बट आई फील कि उनके पास वो गेम है कि वो कर सकते हैं। स्टिंग और रिंकू सिंह अगेन, हालांकि इस फॉर्मेट में इस IPL में ही हैज बीन डिसअपॉइंटिंग, बट रिंकू का फर्स्ट क्लास एवरेज देखो तो उसका 50 प्लस का एवरेज है। राइट।
और वनडे क्रिकेट बढ़िया खेलते हैं फर्स्ट क्लास लेवल पे। T20 हम देख चुके हैं, इंडिया के लिए बहुत बढ़िया मैचेस फिनिश किए हैं, IPL में बहुत बढ़िया मैचेस फिनिश किए। तो उनके पास वो तकनीक है, वो टेम्परामेंट है। हालांकि अब तक खेला नहीं उन्होंने, बट मुझे लगता है कि उनके पास वो गेम है कि वो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। तो ऑन टॉप ऑफ माय हेड मुझे ऐसा लगता है कि ये 3-4 खिलाड़ी तो हैं कि जो खेल सकते हैं। बिल्कुल। जीटी, आपने पहले भी बोला था, जीटी इज गेटिंग बेटर डे बाय डे। आज बॉलिंग एफर्ट भी इंप्रेसिव लगा, बॉलिंग भी ठीक ठाक करी, देखा जाए तो कुछ बॉलर्स ने। राशिद खान इज गेटिंग बैक इनटू हिज ग्रूव। तो गुड साइन, जो छुपी रुस्तम टीम हो रही है अभी आगे बढ़ती जा रही है IPL में, वैसे में लग रहा है जीटी। नहीं, और बॉलिंग अच्छी है ना। बॉलिंग आप देखो उनकी के रबाडा, सिराज, रशीद, अशोक शर्मा, आज खैर थोड़े से रन पड़ गए, लेकिन अशोक शर्मा प्लस ईशान शर्मा भी बाहर बैठे हुए हैं। तो उनके पास बॉलिंग है। जो दूसरी टीमों की समस्या है, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ है कि ऑन द डे ये टीमों को आउट कर सकती है, टीमों को इस पे 3 कर सकती है पावर प्ले में। राशिद खान अगर आ गए अपने ग्रुप में, जैसे हम लास्ट 2-3 मैच से देख रहे हैं, तो ये टीम के पास गेंदबाज भी है। और अगेन बैटिंग में तो यही है कि वो टॉप 3 पे बहुत डिपेंडेंट होता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर उनके टॉप 3 आउट हो गए तो फिर इनकी चेस करने की क्षमता थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स ने भी अभी तक वैसे रन नहीं बनाए हैं। तो डेफिनेटली वो टॉप 3 पे बहुत डिपेंडेंट है। बट मुझे ऐसा लगता है बॉलिंग इनकी बड़ी स्ट्रांग है कि कुछ फंसे हुए मैच अगर किसी को आप देखते हो कि जो निकाल सकता है, तो ऐसा लगता है कि वो जीटी की गेंदबाजी है जो निकाल सकती है। जीटी के पास बहुत स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट हर शो में हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो कि इतर होते हैं। कुंबले वाली बात डिस्कस कर चुके हैं वसीम भाई। अब इनफैक्ट बुमराह का क्वेश्चन है जो कि अभी पूरे हिंदुस्तान में ट्रेंड हो रहा है कि जसप्रीत बुमराह इस IPL में एक भी विकेट नहीं ले पाया अभी तक। लगभग 150 प्लस रन दिए हैं और उनके बड़े कुछ वायरल वीडियोस आ रहे हैं, वायरल इमेजेस आ रहे हैं कि भैया वो टर्फ को किक कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं विजिबली कि अपने परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इतने हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं। आपने पिछली बार भी बोला था, मुंबई का मैच हुआ था, हम लोग रिव्यू कर रहे थे कि बॉल ढंग से लाइक जिस तरह से स्किड करता है, बल्ले पे तेज आता है बुमराह का, हार्ड हिट करता है, वो नहीं आ रहा है। क्या बोले, जिस तरीके से उन्होंने एफर्ट लगाया पिछले 2-3 महीनों में वर्ल्ड कप में, वो गैस थोड़ी सी कम लग रही है। ही इज लुकिंग टायर्ड और हैविंग एनी निगल, क्योंकि NC भी गए थे। मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह 100% फिट नहीं है, सच में कहूँ तो। ओके। मेरी ये परसेप्शन और मेरा ऐसा मानना है कि जसप्रीत बुमराह को बॉलिंग डालते हुए जो मतलब देख रहे हैं हम, वो बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आ रही जो हमको वर्ल्ड कप में हमको नज़र आ रही थी, और उससे पहले नज़र आ रही थी। तो आई समहाउ फील के इज़ नॉट एट हिज बेस्ट, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ऐसे लेंथ अपनी मिस नहीं करते और इस तरह से मार खाते नहीं। अगर वो 100% फिट हो तो आई कैन इमेजिन कि जसप्रीत बुमराह ऐसी गेंदबाजी करेंगे और लगातार करेंगे। तो आई फील कहीं ना कहीं ही इज़ नॉट 100% फिट नहीं है। दूसरा एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर हम लोग कल आपके मैच का प्रेडिक्शन लेंगे कल का, कि अभी जो स्ट्रगलिंग कैप्टन्स हैं IPL में, उनके नाम ले लेता हूँ मैं। इनफैक्ट हम लोग बात कर चुके हैं अजिंक्य रहाणे के बारे में, उसमें आपने बोल दिया है कि भैया अभी पॉसिबल शायद नहीं है। ऋतुराज स्ट्रगलिंग, वो भी CSK स्ट्रगल कर रही है, ऋतुराज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा कैप्टन फील्ड में नजर आ रहे हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या स्पेशली जो स्टेटमेंट दे रहे हैं आके हर मैच के बाद, मुंबई के नए नए वर्जन आ रहे हैं उनके। कभी बोलते हैं कि भैया चलो डिनर पे चलते हैं, बढ़िया खाते हैं, गेम की बात नहीं करते, फिर जब एक बार फिर हारते हैं फिर बोलते हैं अब कोई डिनर पे नहीं जाएगा, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते हैं। मतलब बोलते हैं कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, वी हैव टू टेक सम हार्श कॉल्स, वी हैव टू टेक सम बिग कॉल्स। हार्दिक पांड्या ने क्या करा है इस IPL में, एज अ प्लेयर भी क्या करा है, तो बिग कॉल क्या आप खुद को बैठा लोगे? हार्दिक पांड्या का माइंडसेट वैसे मैं समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, हारने के बाद होता है ऐसे दिमाग काफी और हारने के बाद मतलब आप नए नए आंसर्स आपको सोचने पड़ते हैं कि भैया जब कमेंटेटर आपसे, ब्रॉडकास्टर्स आपसे पूछेंगे कि भैया क्या हो गया, तो आपको कुछ ना कुछ तो जवाब देने हैं ना, नए नए जवाब आपको पता होने चाहिए। आप अगर सेम चीज अगर बोलोगे तो कैसे चलेगा। बट आई जस्ट फील के मुंबई इंडियंस को भी ये चीज सोचनी होगी कि अगर हार्दिक पांड्या की कप्तानी सक्सेसफुल नहीं हो रही है, लास्ट ये तीसरा साल है कि हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे हैं। ठीक है। लास्ट ईयर उन्होंने टीम को प्लेऑफ्स में ले गए थे, वहाँ पंजाब से वो हार गए थे, वो
श्रेयस अय्यर की पारी आउटस्टैंडिंग पारी थी, बट दैट इज नॉट व्हाट मुंबई इंडियंस एक्सपेक्ट. मुंबई इंडियंस को ट्रॉफी चाहिए होती और वो उनकी आखिरी ट्रॉफी 2020 में आई थी. ये 6वां साल है, 5 सीजन मुंबई इंडियंस ने कोई ट्रॉफी नहीं जीती और ऐसे लगी भी नहीं कि वो ट्रॉफी जीतने जैसी है. एग्जैक्टली. तो यू नो दे विल हैव टू थिंक, क्योंकि उस टीम के अंदर रोहित शर्मा है, और अगर वो खेल रहे, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि MS धोनी अगर खेल रहे हैं तो ही हैज़ टू बी कैप्टन. तो सिमिलरली अगर रोहित शर्मा खेल रहे तो क्यों उनको कप्तान ना बनाए, क्योंकि ही हैज़ बीन सक्सेसफुल, ही कमांड्स रिस्पेक्ट, ही गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ द प्लेयर्स. और हार्दिक जो एज अ प्लेयर भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर. तो अगर शायद रोहित, आई डोंट नो ये मुंबई इंडियंस करेगा कि नहीं करेगा. आई मीन क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा ट्रेड किया था गुजरात टाइटंस के साथ में, एंड उनको कप्तान बन के लाया था, और जो कप्तान 5 ट्रॉफी जीत चुका है उसको हटा के हार्दिक कप्तान बने थे. बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट. ये सीजन बाय सीजन हम बात करते आ रहे हैं. लास्ट सीजन भी बड़े मुश्किल से क्वालिफाई हुए थे प्लेऑफ्स में. तो आई थिंक दे प्रोबेबली नीड टू, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस टीम के पास है ताकत क्वालिफाई होने की. दे कैन टर्न थिंग्स अराउंड. उनके पास चैंपियन प्लेयर्स हैं, बट आई डोंट नो वो ये कॉल लेंगे कि नहीं लेंगे, ये तो अब उनका कॉल है. दे विल हैव टू सीरियसली थिंक, क्योंकि उस टीम में सूर्य कुमार यादव है, वर्ल्ड की कप्तान है, टू वर्ल्ड के रोहित शर्मा. बिल्कुल. रोहित शर्मा है. तो दैट विल प्रोबेबली फ्री हार्दिक पांड्या एज वेल. मुझे ऐसे लगता है कि जो स्ट्रेस और जो प्रेशर उन पे फील हो रहा है कि, तो आई थिंक दैट विल प्रोबेबली वर्क इन हार्दिक पांड्या's फेवर, के वो थोड़ा फ्री होके खेलेंगे. ही विल एंजॉय हिज क्रिकेट. He doesn't have to come and speak to the media time and again. So somehow I think it will work in both ways if Mumbai Indians choose to go that way. क्योंकि आप उनका लाइक स्टेट ऑफ माइंड अगर हार्दिक पांड्या की देखो, फैन से भी लड़ाई की उनके वो आ रहे हैं, लाइक कुछ को अब्यूज कर रहे हैं. और एक्चुअली वसीम भाई आप उठा के देखो तो हार्दिक पांड्या के साथ ये मुंबई इंडियंस का जब भी फेज स्टार्ट होता है, रोहित शर्मा वाला पॉपुलर जो कॉल था, अनपॉपुलर जो कॉल था, उस साल हमने देखा कि क्या हुआ उनके साथ. सबसे टफेस्ट ईयर था उनके लिए कि मतलब वो बॉल डाउन करके रहेगा. जो बेइज्जती उनकी हो रही थी टू बी ऑनेस्ट ऑल ओवर द ऑल ओवर इंडिया जहां भी जा रहे थे, जो कि गलत था टू बी ऑनेस्ट. तो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन जैसे आपने बोला, प्रेशर. मुझे ऐसे लगता है कि रोहित को अगर फॉर एग्जांपल आई डोंट नो मैनेजमेंट उनकी करेगी या नहीं करेगी, बट अगर रोहित शर्मा फिर से कप्तान बनते हैं, आई थिंक द होल ऑफ मुंबई विल स्टार्ट मुंबई इंडियंस. मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस शायद पूरी मुंबई का दिल जीत लेगी. एक इमोशनल कॉल भी है, बट इट इज़ नॉट अ बैड कॉल इन माय सेंस. ये 2013 में भी हुआ था, जब 2012 में जब रोहित शर्मा को उन्होंने कप्तान बनाया था. 2013 में मुंबई इंडियंस पहली ट्रॉफी जीती थी अंडर रोहित शर्मा. जब रिकी पॉन्टिंग मिड सीजन शायद हट गए थे. हाँ, रिकी पॉन्टिंग हट गए थे. तो आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि ये तो विन विन सिचुएशन है मेरे हिसाब से, कि अगर रोहित शर्मा को फिर से कप्तान बनाते, somehow the whole of मुंबई will be backing मुंबई इंडियंस. मुझे ऐसे लगता है, and I think they love this decision. I think अगर मैं पब्लिक के परसेप्शन से बात करूँ तो I think they will love this decision. इनफैक्ट वसीम भाई, होल ऑफ मुंबई ऑब्वियसली लव करेगी, होल ऑफ हिंदुस्तान लव करेगा. जहाँ जाएंगे इनको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये विराट कोहली टाइप इनमें इनकी फॉलोइंग हो गई, धोनी टाइप की, पीपल जस्ट लव हिम. इनफैक्ट अब आयरनी देखिए, एंड करने से पहले कल के मैं किसी ज़माने में हमारे विराट कोहली को जवाब देने होते थे जब वो कैप्टन थे, उनके पास भी आंसर नहीं होते थे. आज वो बैठ के फोटो लाइक कर रहे हैं. समझ जाइए, पब्लिक समझ जाएगी. लेकिन चलिए, नो पन इंटेंडेड. वसीम भाई, कल हमारे पुलिस आपके मैच है बेंगलुरु में, बेंगलोर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स. फर्स्ट मैच कौन जीत रहा है? ऑब्वियसली किसको बोलोगे आप? डे मैच है बेंगलुरु, फेवरेट्स. तीस क्वेश्चन, लेकिन ऑब्वियसली पूछना पड़ेगा, काम है मेरा. बेंगलोर वर्सेस दिल्ली, कौन जीत रहा है? मुझे लगता है ये अच्छा मैच होगा सौरभ, एंड आई फील दिल्ली, मुझे ऐसा लगता है इज फेवरेट्स टू विन. मेरे हिसाब से आई विल गो थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में. या गलत कर रहे हैं? आरसीबी बोलने वाले हो, इसमें तो कोई शक नहीं है. अरे भैया, आप तो आरसीबी में प्लेयर रह चुके हो, अब तो फैन है आरसीबी के, तो आपको आरसीबी बैक करना चाहिए.
नहीं बैट तो करेंगे, हम तो भैया अभी एक्सपर्ट करके बातें कर रहे हैं। राइट, ठीक है। अगर हम पुराने प्लेयर है तो भैया जिंदगी भर सिर्फ थोड़ी आरसीबी ही थोड़ी करते रहेंगे। हम पंजाब के भी कोच रह चुके हैं, पीएन तो पीएन। राइट भाई। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की बुरी टीम नहीं है। ठीक है। थोड़े कुछ चीजों के लिए आई थिंक दे हैव मिस्ड आउट ऑन विनिंग गेम्स। तो वसीम भाई, मुझे ऐसा लगता है दिल्ली, आपको दिल्ली लग रही है? दिल्ली पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में अक्षर पटेल की कप्तानी से इम्प्रेस हो इस सीजन? एक और कैप्टन डिस्कस कर लेते हैं फटाक से। हाउ इज अक्षर पटेल एज अ कैप्टन? दिख रहा है आपको बाहर से जो? नहीं, अच्छी कप्तानी की उन्होंने। मुझे ऐसा लगता है कि इस दिन वेरी स्मार्ट। हमने ये बात भी की थी कि अक्षर अच्छी कप्तानी कर सकते हैं। स्मार्ट क्रिकेटर ईशान के बारे में भी हमने बात की थी। आई डोंट थिंक ईशान हैज आल्सो डन अ बैड जॉब, सो हैज अक्षर। बोथ द he's taken decisions conditions based पे और the he's been proactive। हालांकि बल्लेबाजी अब तक चली नहीं है उनकी, थोड़ा सा उनको उस पर ध्यान रखना होगा कि he need to contribute as a batsman also। but I feel he's been pretty decent as a captain। दूसरा मैच है हैदराबाद वर्सेस थाला चेन्नई सुपर किंग्स। नाम बता रहा हूँ मैं चेक। और इनफैक्ट धोनी इज ट्रैवलिंग टू हैदराबाद। धोनी इज ट्रैवलिंग टू हैदराबाद। ही माइट प्ले। फेवरेट? वहाँ पे मैं कहूँगा कि SRH, मुझे ऐसा लगता है SRH थोड़ी सी बेटर है, थोड़ा खेल भी अच्छा रही है। एंड आई फील कि अभिषेक एंड ट्रेविस हेड इज आल्सो ड्यू फॉर रन्स। और साकिब मुझे थोड़े से अच्छे बॉलर लगे। आई मीन हिंगे ने भी बढ़िया गेंदबाजी की है, आउटस्टैंडिंग की, बट साकिब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वैरायटी उनके पास है। एंड आई थिंक दिस टू न्यू बॉलर्स हैव ब्रॉट अ न्यू फ्रेश एयर सीरियसली इन द बॉलिंग अटैक। तो मुझे ऐसा लगता है कि SRH दूसरे मैच में थोड़ी फेवरेट्स लग रही है। तो इनफैक्ट मैं जाते जाते टेबल बता देता हूँ अपने ऑडियंस के लिए। जो टेबल है, PBKS नंबर 1 है, मतलब उनको कोई मैच हारे नहीं, 1 पॉइंट शेयर करना पड़ा था। फिर RCB है, फिर RR है, फिर GT है। 5 पे आप देखिए मिड ऑफ द टेबल इंटरेस्टिंग होने वाला है। 5 पे SRH है, 6 पे DC है। बस ये मैच 4 में से किसी का विकेट गिरेगा। आपको कौन सी टीम लग रही है कि 4 में टॉप 4 में जाने की सबसे ज्यादा लग रही है आपको? SRH, DC, LSG में से, इनमें से इन 3 टीमों में से टॉप 4 में कौन एंट्री मार सकता है अगले वीक, नेक्स्ट वीक, अगले 2-3 मैचों में? एक टीम पिक करना है आपको, SRH, DC और LSG। टॉप 4 में कौन एंट्री मार सकता है? चांसेस DC और SRH में कहूँगा, इन दोनों में से मैं भी एक। मतलब LSG पार में 2 जीती है, लेकिन टू मैनी गैप्स है वहां पर स्ट्रीम, है ना जी। चलिए वसीम भाई, अगेन मजा आ गया। होपफुली पब्लिक ने भी एंजॉय किया हो। कल मिलूंगा आपसे मैं, डबल हेडर है कल, मजा आएगा। 2 मैचेस होंगे कल रात में, फिर हम रिव्यू करते हैं उनका, पोस्टमार्टम करते हैं। और प्लीज वसीम भाई अपना फोन थोड़ा दूर रखिए, गलती से कोई चीजें लाइक ना हो जाए आपको। सवाई वसीम भाई, सवाई रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये आजकल मैंने मोबाइल छोड़ दिया है, मैंने मोबाइल रखना छोड़ दिया है, अपने पास ही रखता हूँ मैं मोबाइल। पब्लिक समझ जाएगी, कमेंट करेगी तो मुझे हमने बताएगी। वसीम भाई, सी यू टुमारो नाइट।